चुनाव के दरमियान लाइसेंसी 1464 हथियार को पुलिस ने अपने बस में ले लिया। मुंबई पुलिस की इस तरह की ये कार्रवाई इससे पहले ना तो लोकसभा चुनाव में नजर आई और न ही विधानसभा चुनाव के दरमियान इस तरह की कार्रवाई देखने को मिली। मुंबई में 291 संवेदनशील बूथ पुलिस ने घोषित किए। 4401 नॉन अवेलेबल वारंट पुलिस ने इस प्रक्रिया में जारी किया। 310 क्रिमिनल की धरपकड़ भी पुलिस ने अब की बार की। पूरे 50 अवैध हथियार भी पुलिस ने अपनी कार्रवाई में जब्त किए। 18,665 प्रतिबंधित कार्रवाई भी पुलिस ने की है। 800 से भी अधिक फ्लाइंग स्क्वाड पुलिस के सक्रिय मौजूद है। लोकसभा चुनाव के दरमियान मुंबई पुलिस की इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि पुलिस ने चुनाव सरगर्मियों के दौरान 5 करोड़ 36 लाख रुपए सहित 50 अवैध हथियार जब्त किए हैं और मुंबई में 291 संवेदनशील पोलिंग बूथ घोषित किए गए हैं। लेकिन मुंबई पुलिस आयुक्त का कहना है कि निडर होकर लोगों को चुनाव करने चाहिए क्योंकि पुलिस हर जगह सक्षम नजर आएंगी। कैमरामैन राजीव के साथ मुबारक शेख, लेमन न्यूज, मुंबई। तो देखा आपने जिस प्रकार से मुंबई पुलिस ने आम इंसान के लिए जो सुरक्षा के चाक चौबंद पुख्ता इंतजाम किए हैं, कहीं ना कहीं ये एक अच्छे संकेत है कि मुंबई पुलिस अपनी पूरी जिम्मेदारी पूरी शिद्दत के साथ इस चुनाव को बेहतर करने में लगी है। इसीलिए मुंबई पुलिस के कमिश्नर जो है राकेश मारिया, इन्होंने अपील भी की है लोगों से कि प्लीज आप घर से बाहर निकले और मतदान करें। यानी कहीं ना कहीं एक अच्छा वातावरण है और इसी अच्छे वातावरण में हमारे साथ में दो प्रमुख मेहमान इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले हम उनका तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर मुकेश गौतम जी इस वक्त मौजूद है, जो कि जाने माने यहाँ पर वो कवि है और इनसे भी हम जानेंगे इस पूरे हमारे शो के दौरान इनकी विचारधाराएं। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता रविंदर आशुतोष जी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले आशुतोष जी, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, एक बड़ा अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर यहाँ पे नजर आ रहा है क्योंकि चुनाव का माहौल है। बेचारे नेतागण जो है ये महीनों से ज्यादा भर की जो आपाधापी थी इनकी जीवन में, गली कूचे नाले सोसाइटीज अपने क्षेत्र में घूमना, इन तमाम थकावट के बाद कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत की सांस जरूर ली है और ऐसे में एक अच्छा वातावरण यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सुरक्षा को लेके मुंबई के इस पूरे वातावरण को जो राजनीतिक तन्मय हो गया है? प्रशांत जी, सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि मुंबई पुलिस की जो कार्रवाई हुई है, जिस तरह से मुंबई पुलिस ने प्लानिंग की है, उसको देखकर कहा जा सकता है कि इसके पहले अब तक इस तरह की तस्वीर नहीं देखी गई। और निश्चित रूप से सबसे पहले जो राकेश मारिया जी हैं उनको बधाई देनी होगी लेमन न्यूज़ की तरफ से, क्योंकि हमने जहां भी देखा चुनाव में नेताओं को गली कूचे में देखा और उनका जो तनाव रहता है नेताओं का, उनका एक ही मकसद होता है कि हमें वोट मिले और मैं जीत के संसद तक पहुँच सकूँ। लेकिन जो सुरक्षाकर्मी होती हैं, पुलिस के लोग होते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव होता है, उनके ऊपर जो तनाव होता है उसको देखते हुए निश्चित रूप से ये समझा जा सकता है कि उनकी जो जिम्मेदारी है वो आम मुंबईकरों के लिए है और मुंबई में कोई भी आपराधिक घटना ना हो, कोई भी ऐसी वारदात ना हो जिससे आम आदमी अपने घर से ना निकल सके। यही कारण है कि कुछ जिन पर संदिग्ध लोग थे उनको हटा दिया गया है रास्ते से। और निश्चित रूप से पुलिस के सामने जो सबसे बड़ा जो सवाल है, सबसे बड़ी जो चुनौती है वो यही है कि आम आदमी सुरक्षित वातावरण में वोट दे और महसूस करे। तो कहीं ना कहीं से मुंबई पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट दे सके। और जिस तरह से मोदी की बात हो रही है, राहुल गांधी की बात हो रही है, तो मुंबई पुलिस का साफ कहना है कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ यही है कि आम आदमी इन सारी सुविधाओं को महसूस करते हुए सुरक्षित वातावरण को महसूस करे ताकि वो वोट दे। और निश्चित रूप से लोकतंत्र में ये पर्व की तरह होता है और मुंबई पुलिस एकदम चौकस है और तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल, मुंबई पुलिस चौकस भी है, तैयार भी है, माहौल भी है। लेकिन ऐसे में डॉक्टर मुकेश जी, यहाँ पर आपसे जरूर जानने की कोशिश करूंगा, आप जाने माने हास्य कवि है, तो जो कुछ माहौल आप अपने अनुभव से जरिए, माध्यम के जरिए जो आपको मिल रहा है, मुंबई पुलिस दावा कर रही है, चुनाव का माहौल है, ऐसे में मैं चाहूंगा कि आप कुछ रोशनी डालें अपनी कविताओं के जरिए ताकि कम से कम कविता के माध्यम से जो कविता के जो चाहने वाले हैं उन तक का भी ये बात आपके माध्यम से जरूर पहुंचे। बहुत दिनों से, लगभग पिछले 2 महीने से चुनाव की ये जो तैयारियां चल रही हैं, नेता जो 5 साल तक घर से बाहर नहीं दिखाई देते वो धूप में हाथ जोड़ते हुए घूम रहे हैं।
यकीन मानिए नेताओं को इन 2 महीने में हाथ जोड़ने की इतनी आदत पड़ गई कि उनको सामने भिखारी भी मिल जाता है तो हाथ जोड़ लेते हैं। जहां तक सुरक्षा की बात है, चुनाव में ऐसी हालत हो गई है कि एक सुरक्षाकर्मी खड़े हुए थे, उनके सामने से एक मतदाता गुजरा। मतदाता जाहिर सी बात है नेताओं से बड़े नाराज रहते हैं, और मतदाता खड़ा हुआ सड़क पे गाली दे रहा था, बोले नेता सारे चोर हैं, नेता सारे चोर हैं। सुरक्षाकर्मी उसकी तरफ आया, बोलते ऐसे कैसे बोल रहे हो तुम, नेता सारे चोर हैं? मतदाता बोला मैंने ये कब कहा कि हिंदुस्तान के नेता चोर हैं या जापान के नेता चोर हैं? साहब उस सुरक्षाकर्मी ने उसके कान के नीचे एक मारा खींच के, बोले मुझे बेवकूफ बनाता है, जैसे मैं जानता ही नहीं कि कहाँ के नेता चोर हैं। क्या बात है। लेकिन जिस प्रकार से आशुतोष, मेरे ख्याल से आपने भी इस चुनाव को बहुत करीब से देखा है, समझा है, जाना है, काफ़ी मेहनत करते हैं नेतागण भी, ऐसा नहीं है कि नहीं। कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा किस्सा जो काफ़ी सुखद रहा हो अपनी रिपोर्टिंग के दौरान? हालांकि बड़े स्ट्रेसफुल रहते हैं हम लोग सुबह से लेकर शाम तक का, लेकिन ऐसे में क्योंकि एक बड़ा अच्छा सा माहौल तैयार हुआ है, लोग, कल छुट्टी है, और ऐसे में कुछ अनुभव आप शेयर करना चाहोगे हमारे साथ में यहाँ पे आशुतोष? जी बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का जो धर्म होता है वो होता है तस्वीर दिखाना। तस्वीर के जरिए हम उनका जो एक्सप्रेशन है उसको कैप्चर करते हैं। लेकिन जब भी हमने चुनाव रैली का दौरा किया, बाकी सभाओं में हमने देखा, तो नेताओं का जो एक्सप्रेशन होता है वो तब तक बदला रहता है जब तक कैमरा ऑन नहीं होता। और कैमरा ऑन होते ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, भरोसा देने का एक वातावरण बनाने की कोशिश वो करते हैं, और ऐसा शो करते हैं प्रशांत कि वो उनसे अच्छा कोई नेता ही नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं से कैमरे की जो आंख है वो ये पहचान लेती कि किस नेता के अंदर किस तरह की बात है। लेकिन सबसे बड़ा जो एक माहौल होता है वो जनता ही जनार्दन होती है लोकतंत्र में। तो जनता को भगवान मानने का जो एक क्रिया है वो लगातार नेताओं की तरफ से की जा रही है। और सबसे जो अहम बात है, एक सांसद हैं जो लगातार यहाँ पर बहुत सालों से काम करते रहे हैं, उनकी अगर हम बात करें तो आपको जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि वो आम आदमी का हाथ तो जोड़ते ही हैं। कोई भी आता है, हाल ही में अभी देखा कि उनके घर के सामने 2-3 कुत्ते थे, तो उनको लगा कोई सामने आदमी तो नहीं है, तो हाथ जोड़ के ही वो निकले। तो कहीं ना कहीं से उनकी जो भावना है वो सिर्फ वोट तक है। तो निश्चित रूप से ऐसे कई घटनाएं हुई जिसको देखकर हमें लगा कि नेता जो हैं उनके मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही भावना है कि वो ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करें, भले ही कोई एक्सप्रेशन देना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर मुकेश जी, आपसे यहाँ पे जरूर जानने की कोशिश करूंगा, नेता और अभिनेता ये दो ऐसे शब्द है। अभिनेता को जो होता है उसे कई सारे रिटेक्स मिलते हैं अपनी जिंदगी में एक शॉट्स देने के लिए, लेकिन नेता होता है उसे कोई रिटेक नहीं मिलता है, उसे वन टेक सिर्फ कहना होता है जब वो मंच पे खड़ा होता है, वही उसके लिए टेक होता है। अब ऐसे में इन दोनों की टेक और रिटेक का जो कश्मकश है, इसको किस श्रेणी में आप ढालोगे? देखिए, नेता जब भाषण देने के लिए जाता है, नेता को एक तो भाषण देने की बड़ी आदत होती है जी, विषय हो या ना हो जी। नेता को माइक मिल जाए और सामने सुनने वाले मिल जाए तो समझो उसको भगवान मिल गया। जी। मैं एक चुनावी सभा को देख रहा था अभी पिछले दिनों, जैसे चुनाव का माहौल था, जगह जगह पर नेता लोग भाषण दे रहे थे, झूठे सच्चे वायदे कर रहे थे। तो एक नेताजी भाषण दे रहे थे, मैं पीछे खड़ा होकर सुनने लगा। मैंने कहा पता नहीं कोई काम की बात मिल जाए। तो नेताजी भाषण दे रहे थे और बोले, भाइयों और बहनों, ये जो पिछली सरकार के नेता थे इन्होंने 5 साल तक आपका खून चूसा, जी, इस बार मुझे मौका दीजिए। चलिए यहाँ पर, लेकिन जिस प्रकार से आपने ये कहा है, और मुझे याद है क्योंकि अब फिलहाल जो है आचार संहिता लगी, आचार संहिता कई सारी चीज़ों पे लगी है, और उन्हीं में से एक अहम चीज़ है जिसके ऊपर आपने बड़ी अच्छी कविता रचाई है। मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप उस कविता को हमारे दर्शकों तक उसे पढ़ के सुनाए प्लीज़। बड़े अजीब नेता हमें मिले। दरअसल सच्चाई ये है कि नेताओं से जिस तरह की अपेक्षा हमने की, हमारे समाज ने की, आम मतदाता ने की, देशवासियों ने की, वैसे नेताओं ने काम नहीं किए। इससे आम मतदाता और आम आदमी बहुत नाराज हुआ है, निराश हुआ है। इसलिए कहता है कवि कि सर में भेजा नहीं है, नेताओं के सर में भेजा नहीं है, फिर भी सोच रहे हैं। भेजा ऊपर वाले ने भेजा ही नहीं, सर में भेजा नहीं है फिर भी सोच रहे हैं। खुजली खुद को है पर जनता को नोच रहे हैं। और हाल बताऊं क्या मैं इन नेताओं का, धूल जमी है चेहरे पर और दर्पण पहुंच रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। और बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा है। और मुझे याद है कुछ बहुत खूबसूरत चीज़ थी जो आपने
लिख के लाई थी जब आप स्टूडियो की तरफ आ रहे थे हमारे इस कार्यक्रम के लिए, आपने सुनाई थी। मैं चाहूँगा वो चीज़ आपने जो इजाद की है, जो लिखी है इस सफ़र के दौरान, मैं चाहूँगा उसे पढ़कर आप ज़रूर सुनाएं। वो बहुत लंबी कविता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उसकी कुछ लाइनें आप तक सुना दूं। प्लीज 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 सर, प्लीज। आखिर कविता सुनाने को मेरा नंबर आ ही गया जी। आखिर कविता सुनाने को मेरा नंबर आ ही गया। मैं सीधा सच्चा कवि हूँ, नहीं हूँ कोई हवा। और जो कविता सुनाने जा रहा हूँ उस कविता का शीर्षक है पौवा। पौवा तो चुनाव में आप लोग जानते हैं कि पौवा सबसे ज्यादा चर्चित, सबसे ज्यादा जरूरत पौवे की है जी। जो कविता आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है पौवा। हर प्रकार के श्रोताओं के बीच यह कविता जमती है जी। अब तक मैंने इसे 62 जगह पढ़ा हूँ और यह पौवा ये जिसकी बदौलत मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। आपको लगता है मैंने पिया है, माफ करना भाई साहब, यह काम मैंने आज तक नहीं किया है जी। आपको लगता है मैंने पिया है, माफ करना भाई साहब, यह काम मैंने आज तक नहीं किया है। दरअसल अपने शहर से चलते समय 5 पौवे लिए थे जी। दरअसल अपने शहर से चलते समय 5 पौवे लिए थे। हम 2 फरलांग दूरी पहुंचे कि हवलदार साहब मिल गए थे जी। 2 फरलांग दूरी पहुंचे कि हवलदार साहब मिल गए थे। तलाशी लेते हुए हवलदार गुर्राए, क्यों बे खुद को हंस समझता है, कवि मिस्टर कौवे, और शहर में ड्राई डे है और तेरे पास में 5 पौवे। शहर में ड्राई डे है और तेरे पास में 5 पौवे। हवलदार हमारे फैले पंखों को एक झटके में कुतर गया और 5 में से 1 पौवा अगले पल ही उसके गले के नीचे उतर गया। दूसरा पौवा मैंने ट्रेन में टीसी को दिया था। टीसी ने पौवा पिया और मैं बर्थ पे आराम से पैर फैलाकर सो गया था। क्या बात है, क्या बात है मुकेश जी, बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पर आशुतोष जी आपसे भी जानने की कोशिश करूँगा। हालांकि माहौल क्योंकि इसलिए अच्छा है, लेकिन कल का जो सूरज है ये उन तमाम नेताओं की किस्मत लिखेगा कल का दिन, क्योंकि लोग जब घरों से निकलेंगे अपने मतों का वो उपयोग करेंगे और जो बेहतर होगा, हम यही अपील करेंगे, जो बेहतर होगा प्लीज़ आप उसे मतदान करें। लेकिन मतदान आप तब करोगे जब आप घरों से बाहर निकलोगे। तो आशुतोष, जिस प्रकार से जो चुनाव सभा हुई है पूरे मुंबई शहर में, 6 सीटें, हालांकि कल 19 सीटों के लिए चुनाव होने हैं, लेकिन ऐसे में जो आपका अनुभव रहा है, जो मेहनत नेताओं ने लगाई है, अपनी पूरी ताकत लगाई है, लगता है इसके जोर पे वो कामयाब हो जाएंगे लोगों को घर से बाहर तक निकालने में और एक अच्छे वोटिंग परसेंटेज में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं? प्रशांत जी, देखिए पिछले दिनों जो महाराष्ट्र में चुनाव हुए उसमें बहुत लंबे अंतराल के बाद वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा देखी गई और मुंबई में भी इस बार पूरी कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर से निकले। और हमने कई नेताओं को देखा रैली के दौरान ये कहते हुए कार्यकर्ताओं को कि आपका जो काम है वो मतदाताओं को घर से लाना है, वोट दिलवाना है, उनको पहुंचाना है। तो कहीं ना कहीं से जो नेता हैं वो भी काफ़ी सतर्क हो गए हैं और संवेदनशील मामला होता है चूंकि, इसलिए कार्यकर्ता भी काफ़ी गंभीर नजर आ रहे हैं। लेकिन मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी लोगों की तब तक वो घर से नहीं निकलेंगे। अगर हम उच्च वर्ग की बात करें, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, धनवान कहे जाते हैं, उनका जो प्रतिशत होता है मतदान का वो बहुत ही कम देखा जाता है अब तक। लेकिन इस बार उम्मीद की जा रही है प्रशांत जी की उनकी जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी होगी, क्योंकि माहौल बहुत बन गया है और निश्चित रूप से हर नेता का एक शौक होता है कि उसके क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो ताकि उसकी जो इमेज है उसमें इजाफा हो। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है कि आम आदमी घर से तब निकलता है जब उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। और निश्चित रूप से आम आदमी, आज भी हिंदुस्तान का बहुत आम आदमी जो होता है वो बहुत अपनी समस्याओं से घिरा रहता है। उसके बावजूद भी वो वोट देने ज़रूर जाता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी अपेक्षा ज़्यादा इनकी संख्या होती है। तो निश्चित रूप से अब उन लोगों के ऊपर सवाल उठता है कि वो घर से कैसे निकलते हैं ताकि लोकतंत्र की जो तस्वीर है, तस्वीर है, सब बदल सके। और निश्चित रूप से उनको अपनी सोच को बदलनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी। कल छुट्टी का दिन नहीं है, कल 16वीं लोकसभा के लिए इतिहास लिखने का दिन है। कृपया घर से निकले और मतदान जरूर करें। फिलहाल यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद हमारी चर्चा जारी रहेंगी अपने मेहमानों के साथ में। तो प्लीज कहीं जाइएगा मत, हम जल्द लौट के आ रहे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
जलवागार है, काबिले तारीफ है, जो सुना था उससे बढ़कर पाया है, तू करामाती है, तू सच्चा पीर है। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में मेरा वोट मेरा अधिकार और मेरी सरकार। और ये होगा तब जब आप कल घर से निकलोगे। लेकिन फिलहाल हमारी चर्चा जारी अपने मेहमानों के साथ में सीधे चलते हैं डॉक्टर मुकेश गौतम जी के पास में और आप उनसे जानते हैं। डॉक्टर मुकेश जी, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि इस चुनाव के दौरान जो सर्वे या जो एक छोटी छोटी बारकाई वाली जो चीज़ें होती है, जो जहन में हमेशा से आती है, कुछ नेता होते हैं वो बड़े गुस्सैल होते हैं, कुछ नेता बड़े सॉफ्ट होते हैं, कुछ हंसमुख होते हैं, इनमें भी वैरायटीज़ होती है। लेकिन ये जो चुनाव का मौसम है, इसमें चाहे फिर वो गुस्सैल भी हो तो उसके चेहरे पे हंसी होगी, या मूडी हो तो भी हंसेगा। यानी ये जो परिवर्तन आता है ये नेताओं में, अगर आपकी कविता की रचनाओं में अगर इनको अगर पिरोना ही है, इनके स्वभाव को, इनकी आदतों को, तो कैसे पिरोगे आप? देखिए क्या है, चुनाव के समय में हर नेता, चाहे वो गुस्सैल हो चाहे गुलेल हो, वो अपने आप में गुरमेल ही रहता है साहब, हाथ जोड़ के हर जगह मिलता है। अच्छा, नेताओं की एक आदत होती है, किसी भी चीज का उद्घाटन करने में इनको बड़ा मजा आता है। पिछले दिनों एक नेताजी ने एक एम्बुलेंस का उद्घाटन किया और एम्बुलेंस का उद्घाटन किया तो भी भाषण दिया। भाषण देने की आदत होती है। बिल्कुल। बोले भाइयों और बहनों, हमारी शुभकामना है कि आपका यह एम्बुलेंस हमेशा मरीजों को भर भर कर अस्पताल पहुंचाए। आज आपकी संस्था के पास एक एम्बुलेंस है, कल 8-10 हो जाएं। नेताओं की स्थिति बड़ी अजीब होती है। और लेकिन पिछले कुछ इतने कई दशक की इस राजनीति में आम नेता के ऊपर जिस तरह के इल्जाम लगे हैं, जिस तरह के उन्होंने काम किए, आम मतदाता उनमें एक किसी भी पार्टी का और कैसे किसी भी पक्ष का जुड़ा हुआ नेता हो, उसमें भ्रष्टाचार की एक मूर्ति उसको दिखाई देने लगी है। और ऐसा हुआ भी है। पिछली बार हमारा यहाँ का हिंदुस्तान का एक नेता विदेश गया, वो वहां के एक नेता के घर पे रुका, उसका बहुत बड़ा घर था। यहाँ के नेता ने वहां के नेता से पूछा, यार इतनी बड़ा घर, इतनी बड़ी कोठी कैसे बनाई? वो नेता बोला चलो छत पे। हमारे नेता को छत पे लेके गया, बोले सामने देखो वो नदी दिख रही है? ये बोले दिख रही है। नदी के ऊपर पुल दिख रहा है? बोले दिख रहा है। बोले उसी पुल के 10% कमीशन से बनाई है। कुछ सालों के बाद वो नेता यहां आया और हमारे इस नेता के घर पे रुका। वो नेता तो इस नेता के घर को देख के हैरान हो गया, बोले इतनी बड़ी कोठी नहीं, कोठा कैसे बनाया? ये नेता बोला चलो टेरेस पे। उन्हें टेरेस पे लेके गया। वो बोले सामने नदी देख रहे हो? बोले देख रहा हूं। नदी के ऊपर पुल देख रहे हो? वो नेता बोला कौन सा पुल? उसके 100% से बनाई। इस तरह के हमारे नेताओं का चरित्र हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, हालांकि कहीं ना कहीं इस कविता की जो रचना है इसमें कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार की बू आई है। और मैं चाहूँगा आशुतोष जी की जो मूलभूत सुविधाएं है, आम इंसान जो ज़्यादा फोकस करता है, और सभी पार्टियों के मैनिफेस्टो और एजेंडे में ये सबसे प्रमुख होता है, सड़क, बिजली, पानी, और अब चौथी समस्या हो गई है कि भ्रष्टाचार। तो इन चीज़ों को किस तरह डिफाइन किया जाए, इस पर चर्चाएं तो कई सारी होती है, कई वर्षों से ये परेशानी है। लेकिन ऐसी क्या बात है कि इन परेशानियों का कोई हल ही नहीं निकल पा रहा है? क्या वजह हो सकती है? सबसे पहले मैं एक शेर सुनाना चाहूँगा आपको प्रशांत जी, कि फूलों की खामोशी से जाहिर ही हो रहा है कि इस चमन का माली फिर खार बो रहा है।
तो आम आदमी को पता है कि जो सपने दिखाए जाते हैं, जो वादे किए जाते हैं, वो सिर्फ चुनाव तक ही सीमित हो जाते हैं। क्योंकि जब हम चुनाव के दौरान देखते हैं नेताओं को तो हाथ जोड़कर हमारे घर तक आते हैं वो, लेकिन चुनाव के बाद अगर हम उनके पास जाते हैं तो वो पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं से ये सवाल उठता है कि वाकई नेताओं के मन में क्या चलता है। जिस जनता ने उनको चुना होता है, जिस जनता की वजह से वो कुर्सी पर बैठते हैं, सत्ता का सुख भोगते हैं, उसी जनता के साथ छलावा का माहौल देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं से जो फ्रस्ट्रेशन है, कुंठित भावना है जनता के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो बिल्कुल निराश हो गए हैं प्रशांत जी, और लगता है कि वो वोट देने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखते। यही कारण है कि वो किसी और तरह का काम करते हैं उस दिन। लेकिन कहीं ना कहीं से नेताओं को अब अपनी सोच बदलनी चाहिए, क्योंकि जिस शक्ति के सहारे, जिस ऊर्जा के सहारे आप आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं से एक बार पीछे मुड़कर ज़रूर देखना चाहिए कि कौन आपके सफ़र में साथ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश हिंदुस्तान की जो तस्वीर है, तकदीर है, वो अब तक इस मामले को लेकर नहीं बदली है। और यही कारण है कि भ्रष्टाचार का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और आम आदमी के मन में ये सवाल हमेशा की तरह व्याप्त हो गया है, बैठ गया है कि वाकई हम किसी को भी वोट दे दें, सरकार किसी की भी बने, लेकिन हमारी समस्याएं जस की तस रहने वाली हैं, चाहे वो महंगाई हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हो। तो कहीं ना कहीं से आम आदमी के मन में बहुत गंभीर सवाल है कि वोट दें हम तो कहाँ से दें। लेकिन हम हमेशा गुजारिश करते हैं लोगों से कि जब तक आप वोट नहीं देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा अधिकार आपको है सरकार चुनने का, क्योंकि आप सरकार की आलोचना तब कर सकते हैं जब आपने सरकार को बनाया होता है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बहुत सारे लोग इस गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। और यही कारण है कि पूरा जो सिस्टम है उसको ठीक होने में काफ़ी सारा वक्त लगेगा, लेकिन जनता चाह लेगी। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने सरकार बना ली भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कि हम सफाया कर देंगे, ये अलग बात है कि वो खुद साफ हो गए, लेकिन जनता के मन में जो सवाल है वो कब साफ होगा ये कोई नहीं जानता। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा है यहाँ पर। और मेरे ख्याल से इसी से मुतल्लिक एक चीज़ यहाँ पे याद आ गई, मैं चाहूँगा मैं भी आपके साथ में ये शेयर करूँ, क्योंकि लोकतंत्र में हर एक इंसान को यहाँ पे अधिकार दिया गया है कि वो अपनी बातों को रखे। एक बड़ी अच्छी सी 2 लाइनें हैं डॉक्टर मुकेश गुप्ता जी की, सुना सुना के गमेश के फसाने को, भुला रहा हूँ याद तेरी ज़माने को, मत पूछ क्या है हाल है मेरे कारोबार का, आईने बेच रहा हूँ मैं अंधों के शहर में। वाह वाह वाह। आईने भले ही नेता लेके आए, लेकिन आज मैं अपनी उन तमाम जनता को जिनके बीच ये आईने लेके आए हैं और जो समझते हैं कि जनता अंधी है, ऐसी जनता में ऊर्जा लाने के लिए डॉक्टर मुकेश जी चलते चलते कुछ पंक्तियां हमारी जनता के लिए एक अवेयरनेस के लिए हो जाए प्लीज। मुझे ऐसा याद आता है, हमारे एक बहुत बड़े कवि हैं जमुना प्रसाद उपाध्याय, वो कहते हैं क्योंकि सियासत में शामिल लोगों से आम आदमी का विश्वास उठ चुका है। बिल्कुल। उन्होंने 4 लाइनें उनकी है, मुझे याद आती है। वो कहते हैं कि नदी के घाट पर गर सियासी लोग बस जाते, नदी के घाट पर गर सियासी लोग बस जाते, लोग बूंद बूंद पानी को तरस जाते। बिल्कुल। लोग बूंद बूंद पानी को तरस जाते, और गनीमत है कि उस पर किसी की हुकूमत चल नहीं सकती, वरना तो सारे बादल इनके खेतों में बरस जाते। वाह वाह, क्या बात। सड़क की आप बात कर रहे थे, पानी की बहुत बात कर रहे थे, खूबसूरत बात। लेकिन यहाँ पे वक्त की पाबंदी, मैं चाहूंगा कि संक्षेप में चलते चलते जनता जनार्दन को क्या कुछ कहना चाहोगे यहाँ पे डॉक्टर मुकेश जी आप? जनता जनार्दन के लिए मुझे 4 लाइनें याद आती हैं। एक नेताजी सड़क से गुजर रहे थे, काश वो गुजर गए होते। एक नेताजी सड़क से गुजर रहे थे, सड़क पे एक कुत्ता लेटा हुआ था। नेताजी ने बिना मतलब उस कुत्ते को एक लात जमाई। कुत्ता उठा, उसने नेताजी को देखा और फिर सो गया। मैं कुत्ते के पास गया, मैंने कहा यार तेरी कोई गलती नहीं थी, तू बड़ी फुर्सत में सोया हुआ था, फिर भी इस नेता ने तुझे एक लात जमाई, क्या तेरे दिल में बदले के भाव नहीं जगे? कुत्ता बोला सर दिल में बदले के भाव तो बहुत जगे, पर नेताओं के मुंह कौन लगे। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी। आप संक्षेप में यदि अगर एक अवेयरनेस के लिए अपील करना चाहेंगे लेमन न्यूज़ के माध्यम से, एक वरिष्ठ संवाददाता के नाते क्या कुछ अपील करोगे आप यहाँ पर? नेताओं की जो जनता के लिए, प्रशांत जी, नेताओं की जो छवि होती है उससे सब लोग जानते हैं, लेकिन अगर हम नेताओं की दिनचर्या की बात करें, उनका जो स्टाइल होता है काम करने का, उस पर 1-2 पंक्तियां मैंने लिखी हैं, वो आपको शेयर करना चाहूँगा कि पहले सबको जानता था, पहचानता था, पहले सबको जानता था, पहचानता था, अब अनभिज्ञ हो गया हूँ, क्या कहूँ दोस्तों, मैं राजनीतिज्ञ हो गया हूँ। क्या बात है। तो अब इसी भावना को जनता को महसूस करना होगा कि हम हैं तो नेता है, नेता है तो देश है, तो देश को संभालने के लिए, बदलने के लिए हम सबको आगे आना होगा, वोट देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी आपका, और साथ ही साथ डॉक्टर मुकेश गौतम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी कविता के माध्यम से अपने विचारों को यहाँ पर रखा, लोगों के सामने रखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लेकिन चलते चलते हम
अपने तमाम दर्शकों को और पूरे अवाम को ये रिक्वेस्ट कर रहे, गुजारिश कर रहे हैं लेमन न्यूज़ के माध्यम से कि प्लीज़ कल आप घर से बाहर निकले, बेझिझक निकले, अपना मतदान, अपना वोट डालें और सही इंसान जो आपको बेहतर लगे प्लीज़ उसे जाके आप वोट करें, ना कि उस दिन पिकनिक बनाएं प्लीज़, क्योंकि ये आप और हम मिलके बदलाव ला सकते हैं। तो इस बदलाव के लिए प्लीज़ तैयार हो जाइए, लेकिन ये बदलाव तब आएगा जब आप घर से बाहर निकलोगे। तो एक बार फिर अनुरोध कर रहे हैं हम कि प्लीज़ कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक मतदान केंद्रों में आपको जाना है और आपको वोट करना है। फिलहाल इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। मुझे दे अनुमति और आप देखते रहिए लेमन न्यूज़।